हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। प्रीवियस सेशंस में हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है? तो सबसे पहले हमने बात करी थी नर्वस सिस्टम के सेल्स के ऊपर, मतलब कि न्यूरॉन्स के बारे में तुमको मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया। एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? उसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि हमारी बॉडी में एग्जैक्टली इम्पल्स क्या होती है, उसका जनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था, है ना? तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम उठा रहे हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है? ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, बट हाँ, आप ये समझ सकते हो कि इस टॉपिक का 90% पार्ट हम आज के ही इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बस यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे अपने ही नर्वस सिस्टम के ऊपर। ओके, चलो आ जाओ बेटा फिर। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ें, कुछ पढ़ें। एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। सवाल यह है कि ज़रा मुझे ये बताओ कि अपन नर्वस सिस्टम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मतलब आज का ये जो पूरा लेक्चर है ये हम डेडिकेट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को, बट द क्वेश्चन इज कि हम नर्वस सिस्टम को पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो आप सभी बच्चों का जवाब ये होना चाहिए कि मैम, प्रीवियस लेक्चर्स में आप ही ने तो हमें बताया है कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए एक नहीं बल्कि दो सिस्टम्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन से दो सिस्टम्स? एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही मिल करके क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो यदि हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों सिस्टम्स को पढ़ना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, और जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें हम डेफिनेटली बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी, उसको भी समझना होगा। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। आज अपन कहानी शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसा है कि अपना जो नर्वस सिस्टम है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अपना जो नर्वस सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक कंपोनेंट होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। मैंने क्या बोला कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, एक खुशी की बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ। खुशी की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बात सुनने के बाद 100% आप सभी को खुशी मिलेगी, एक चैन की, राहत की सांस लोगे कि चलो मैम ने कुछ तो अच्छा बताया। वो अच्छी बात यह है बेटा कि क्लास 10th के सिलेबस में ना आपको पीएनएस के बारे में नहीं पढ़ना होता है। अच्छा लगा ना सुन के? खुशी हुई ना? मतलब थोड़ी तो हुई होगी ना यार कि चलो एटलीस्ट 10th में तो हम बच गए, है ना? पीएनएस के बारे में नहीं पढ़ना, चलो हाश। उसका रीज़न ये है बेटा कि 10th में ना हम पूरा फोकस करते हैं सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम पढ़ना होता है। जितना भी कम पढ़ना होगा ना वो आपको मैं पढ़ा दूंगी, उसकी तुम चिंता मत करना, ठीक है? लेकिन हाँ, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलेंगे कि मैम इसको नहीं पढ़ना तो हम इसका नाम भी याद नहीं करेंगे।
बेटा कृपा करके ऐसा मत करना है। नाम तो एटलीस्ट तुम लोग याद रख ही सकते हो। देखो तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चा तुम्हारा दोस्त नहीं होता है, बट सारे बच्चों के तुम कम से कम नाम तो पता करके रखते हो ना कि हाँ ये लड़का दोस्त तो नहीं है बट इसका नाम क्या है ना, ये तो सबको पता होता है। तो वैसे ही इसके बारे में पढ़ना नहीं है बट नाम तो याद रख सकते हो ना, रखना ही है, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम के ये दो होते हैं कंपोनेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरा फोकस हम कहाँ करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अच्छा हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि मैम नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं इन दोनों ही कंपोनेंट्स के, कि इस कंपोनेंट को अपन बोल रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको अपन बोल रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैम ऐसा क्यों है। तो बेटा लोकेशन के हिसाब से जो है ना नाम रखे गए, मतलब इन हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम के इन दोनों ही कंपोनेंट्स की बॉडी में पोजीशन या लोकेशन ऐसी है कि इनके नाम कुछ इस तरह के रखने पड़े हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कुछ पल्ले पड़ा नहीं, अच्छे से समझाओ, तो ठीक है समझाती हूँ, लेकिन हाँ उसके पहले तुम ये पता कर लो कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आता क्या क्या है। कि तुमसे सपोज किसी ने पूछ लिया कि ज़रा तुम इतनी देर से जो है CNS कर रहे हो, ज़रा ये तो बताओ कि CNS में आता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे। तुम्हें बोलना होगा कि भैया इसमें आता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन की चोटी जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। देखो आज तो मैंने चोटी वैसे बनाई नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको पता है ना कि लड़कियां चोटी बनाती, लड़कियां क्या बेटा, अब तो लड़के भी चोटी बनाते हैं। तो जैसे हमारी चोटी होती है वैसी ब्रेन की भी चोटी होती है, ब्रेन का भी एक एक्सटेंशन होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ CNS में क्या आता है, तो तुम उसके मुंह पे क्या बोलोगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ देखो बेटा, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम ये क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो बेटा ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी को तुम ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पर इसका ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन है, और यहाँ पर तुमको ब्रेन की चोटी भी दिख रही होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो पिक्चर को ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में उसका ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड दिख रही होगी, ठीक है, सबको दिखनी चाहिए। अब ज़रा अपने दिल पर बेटा हाथ रख कर के मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहाँ नज़र आ रहा है, मतलब इनकी लोकेशन क्या है। मैं तुमसे, है ना, ये मत बोलना कि मैम पिक्चर दिखा रहे हो और खुद ही हमसे पूछो कि बताओ ब्रेन कहाँ है। अरे देखो ना यहाँ तो है ब्रेन, नहीं, मैं ह्यूमन बॉडी में लोकेशन की बात कर रही हूँ कि ज़रा मुझे बताओ कि यहाँ पर ब्रेन एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों, इन दोनों की लोकेशन क्या है ह्यूमन बॉडी में। देख करके बताओ, मन से मत बताना। अरे देख करके तो चीटिंग कर सकते हो ना, बताओ। तो आप बोलोगे कि मैम पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही ना, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ही ह्यूमन बॉडी के सेंटर में पाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली देखो ना, ये बॉडी का बेटा सेंटर ही तो कहलाता है ना। तो बॉडी के सेंटर में क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी और यही मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि बेटा ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ना सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, और इसीलिए इन दोनों को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। क्योंकि बॉडी के सेंट्रली, मतलब क्योंकि ये दोनों ही बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, तो लोकेशन के हिसाब से इन दोनों को अपन मिला करके क्या बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं, आ जाओ वापस से अपन अपने इसी पिक्चर पर आते हैं। अब बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ो, कहाँ, साइड की तरफ। देखो पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है साइड साइड में, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ह्यूमन बॉडी के यहाँ पर साइड साइड में, पेरीफेरी में, यहाँ पर आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। आई होप तुमको ये कलर दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, रेशे या धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, ये जो कहाँ है, बॉडी के साइड साइड में, पेरीफेरी में। तो बेटा इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन रेशो को अपन बोलते क्या है, जो ह्यूमन बॉडी के एकदम साइड साइड में होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स। ये नाम तुमने सुना होगा, है ना, इन्हें अपन बोलते हैं नर्व्स। अच्छा ये बनते किसके हैं, तो बेटा
वो जब अपन ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाई करी ना पिछले लेक्चर में, उन्हीं न्यूरॉन्स से बनते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं नर्व्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नर्व्स कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बॉडी के साइड साइड में। देखो ना, पिक्चर देखो, तुम तो बस जो है उठा करके क्या करा करो, पिक्चर देख लिया करो। बायोलॉजी में बेटा डायग्राम्स, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा दूँ या तुमको मैं डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ा दूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। कि जब तक तुम्हारे सामने कोई डायग्राम ना आए, जब तक तुम्हारे सामने कोई पिक्चर ना आए, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तुम खुद देखो कि ह्यूमन बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और अगर तुम साइड साइड में देखोगे, पेरीफेरी में देखोगे, तो तुमको क्या नजर आएंगी? सिर्फ और सिर्फ ये नर्व्स, जो किसकी बनती हैं? न्यूरॉन्स की ही बनती हैं। तो इसीलिए इन नर्व्स को उठा करके अपन क्या बोल देते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कि तुमसे ये तो किसी ने पूछ लिया कि बताओ सीएनएस में क्या आता है, तुमने उसको जवाब दे भी दिया कि भैया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर तुमसे कोई पूछ ले कि माना कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जरा ये बताओ कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? जवाब देना पड़ेगा बेटा, और वो जवाब होगा नर्व्स। कि भाई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती हैं? नर्व्स आती हैं। क्योंकि देखो ना, बॉडी के साइड साइड में, पेरीफेरी में यही फैली रहती हैं। ये बनती किसकी है? न्यूरॉन्स की बनती हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, ठीक है, पढ़ा तो हमने ज़्यादा है नहीं दोनों के बारे में, लेकिन सुनने से ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये दोनों जो है बॉडी में कुछ, अरे कहाँ गया, बॉडी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मैम नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन मैम ये जो नर्व्स हैं इनका काम क्या होता है? ये मतलब क्या कर रहे हैं बॉडी में? तो बेटा देखो, ये तो वही वाली बात हो गई कि यहाँ पर जो है कॉकरोच आकर के बैठा है, मतलब मेरे हाथ पर नहीं, कॉकरोच नहीं, वेरी ग्रोस। यहाँ पर जो है एक मक्खी आकर के बैठी है, ठीक है, यहाँ पर एक मक्खी आकर के बैठी है। अब इसकी जानकारी जो है कहाँ जाएगी? मेरे ब्रेन के पास जाएगी। फिर ब्रेन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा कि अरे मक्खी आकर के बैठी है, ओहो तो बहुत ही गंदी होती है, इसको भगाओ भगाओ। यानी कि ब्रेन के पास यहाँ से जानकारी गई, उस जानकारी को ब्रेन ने क्या करा? प्रोसेस किया। इसके बाद में एक कमांड जनरेट किया। क्या कमांड जनरेट किया? कि भाई हाथ झटकारो ताकि मक्खी उड़ जाए। फिर ये कमांड कहाँ जाएगा? ये कमांड जाएगा मेरे इस हाथ की मसल्स के पास। मसल्स क्या करेंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, जिसके कारण मेरा हाथ क्या होगा? ऐसे फड़फड़ाएगा, जिससे कि जो मक्खी है वो यहाँ से उड़ जाएगी। तो बेटा ये जो ब्रेन के पास जानकारी गई है, ठीक है, और ब्रेन ने जो जानकारी की प्रोसेसिंग करके जो कमांड जनरेट किया है, वो जो कमांड है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है कि जानकारी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर ब्रेन का जो कमांड है वो भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है? कैसे हो रहा है? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो आप पढ़ा चुकी हो और हम पढ़ भी चुके हैं। कैसे? इम्पल्स के फॉर्म में मैम, सिग्नल के फॉर्म में, कि इम्पल्स यहाँ से यहाँ जाएगी। फिर ब्रेन का जो कमांड, जो भी ब्रेन डिसाइड करेगा, जो भी उसका डिसीजन होगा, है ना, जो भी वो कमांड देगा, वो कमांड भी यहाँ तक कैसे आएगी? इम्पल्स के फॉर्म में आएगी। सेंसरी इम्पल्स, मोटर इम्पल्स, लाइक दैट, है ना। तो जानकारी यहाँ से यहाँ जा रही है, कमांड यहाँ से यहाँ आ रहा है, कैसे? इम्पल्स के फॉर्म में। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ये जो इम्पल्स है ये ट्रैवल कैसे करती है? भाई इम्पल्स का जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन सब पढ़ चुके हैं ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, मान लिया मैंने कि इम्पल्स यहाँ से यहाँ जा रही है, सेंसरी इम्पल्स जो ना यहाँ से यहाँ जा रही है। भाई स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन है। इसका काम ही क्या होता है? स्टिमुलस को या स्टिमुलस को सेंस करना। स्टिमुलस मतलब क्या? चेंज। ये सब कुछ बेटा देखो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चा पहली बार मेरे साथ इस लेक्चर में पढ़ रहा है, पहली बार आकर के इस चैप्टर का ये वाला लेक्चर जो है ना लगा रहा है, तो बेटा मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस लेक्चर को देखने के पहले जो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने मतलब पढ़ाए हैं उनको जाकर के तुम सबसे पहले देखो, क्योंकि वो बेसिक है। आई नो इस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये ब्रेन की बात हो रही है, तो इस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन जो पिछले जो 2 लेक्चर्स है बेटा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। जब तक वो नहीं देखोगे, जब तक वो समझ में नहीं आएंगे, तब तक आपको यहाँ भी समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो प्रॉपर अपन ने सीक्वेंस में जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं उनको फॉलो करना है। लेक्चर नंबर 1, 2 और फिर जाकर के लेक्चर नंबर 3 देखना इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ। तो मैंने क्या बोला
कि हाँ यहाँ पर अपनी जो स्किन है ये क्या है, अपनी एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। इसका काम ही होता है स्टिमुलाई को सेंस करना, रिसीव करना। तो यहाँ से जो भी जानकारी बेटा वो ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन का जो भी कमांड होगा वो यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। हाथ की जो स्केलेटल मसल्स है उस तक पहुँचेगा। कैसे? तो आप बोलोगे कि मैम इम्पल्स के फॉर्म में, यहाँ से सेंसरी इम्पल्स जा रही है, यहाँ से मोटर इम्पल्स जा रही है ना, लाइक दैट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये इम्पल्स बॉडी में ट्रैवल कैसे करेगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? न्यूरॉन्स के थ्रू। बेटा न्यूरॉन्स में ही तो क्या होती है, इम्पल्स रन करती है ना। तुमको क्या लगता है यहाँ पर क्या अलग से तुमने हाईवे बनाया हुआ है क्या, कि यहाँ से यहाँ तक क्या है हाईवे बना हुआ है और उसी में इम्पल्स जो है दौड़ दौड़ के यहाँ से वहाँ भाग रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं। न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिनके थ्रू इम्पल्स ट्रैवल करती है। सेंस ऑर्गन से जो है ब्रेन तक पहुँचेगी, ब्रेन से फिर जो मसल्स हैं वहाँ तक पहुँचेगी, मोटर इम्पल्स। आई बात समझ में? और वही न्यूरॉन्स बेटा मिल करके क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं। सवाल तो यही था ना कि मैम ये नर्व्स करती क्या हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो चलो फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ मेजर करते होंगे बॉडी में, ये नर्व्स क्या करती? तो बेटा नर्व्स बनती किसकी हैं? न्यूरॉन्स की तो बनती हैं। और न्यूरॉन्स के थ्रू ही तो क्या होता है, इम्पल्स का बॉडी में ट्रांसमिशन होता है या कंडक्शन होता है, कुछ भी बोल लो। इतना समझ लो कि हाँ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ही थ्रू इम्पल्स बॉडी में रन करती है। हाईवे नहीं बना के रखा हुआ है यहाँ पर कि दौड़ जाएगी हाईवे पे, रोड पर दौड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, इम्पल्स रन करती है और वही न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं? नर्व्स बनाते हैं। ठीक है, तो नर्व्स का काम आपको समझ में आ गया। इम्पल्सेस को लेकर के जाना सेंसरी ऑर्गन से कहाँ तक? ब्रेन तक। फिर ब्रेन का जो भी कमांड है उस कमांड को टारगेट साइट तक पहुंचाना, मसल्स तक पहुंचाना मोटर इम्पल्स के फॉर्म में, है ना। देखो अब क्योंकि नर्व्स की बात निकली है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बेटा। नर्व्स भी ना दो तरह की होती हैं, वैसे तो और भी क्या बोलते हैं, और भी कुछ इनका वो है, क्लासिफिकेशन है नर्व्स का, लेकिन अभी के लिए ये क्लासिफिकेशन समझ लो। एक होती है सेंसरी नर्व्स, और एक होती हैं मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? सेंस ऑर्गन से इंपल्स को लेकर के जाना ब्रेन तक, सेंस ऑर्गन से इंपल्स को लेके जाना ब्रेन या बोल सकते हो सीएनएस तक, ठीक है। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है? सीएनएस से, यहाँ पे जगह नहीं है मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ बेटा, ठीक है। सीएनएस से इंपल्स को लेकर के जाना टारगेट साइट तक। टारगेट साइट अभी मान लो क्या है? मसल है, ठीक है, तो मसल तक, लाइक दिस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नर्व्स भी दो तरह की होती हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है? सेंस ऑर्गन जो होते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पे ई खा गई मैं, ई लगा देना बेटा। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वहाँ से इम्पल्स को लेकर के आना कहाँ तक? सीएनएस तक। फिर सीएनएस में जो ब्रेन है वो पूरी जानकारी की प्रोसेसिंग करेगा, कमांड जनरेट करेगा। वो कमांड बेटा इम्पल्स की ही फॉर्म में, कमांड इम्पल्स की फॉर्म में कहाँ तक आएगा? टारगेट साइट तक आएगा। मान लो कि यहाँ पे टारगेट साइट क्या है? कोई मसल है, तो सीएनएस तक जो इम्पल्स आ रही है ब्रेन के कमांड को लेकर के कहाँ तक? मसल तक। तो कौन लेकर के आएगा? तो मोटर नर्व्स। इतना समझ में आया? चलो, हाँ जी, तो ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं वो समझ में आ गया। इन दोनों कंपोनेंट्स में आता क्या क्या है आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब अपन स्पेसिफिकली बात करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। और स्पाइनल कॉर्ड देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में इतना डिटेल, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो आ जाओ, बात करते हैं बच्चों ब्रेन के ऊपर। ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट सा ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है। अगर इसको कुछ भी गड़बड़ हुई, इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मान के चलो कि इंसान की जो जान है वो खतरे में बेटा, ठीक है। आपने सुना होगा कि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, मतलब उनका जो ब्रेन है वो परमानेंटली काम करना बंद कर देता है। ऐसे लोगों के जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे हेल्दी होते हैं, इतने अच्छे हेल्दी होते हैं कि उनको आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो। जनरली जो
ब्रेन डेड लोग होते हैं ना, तो डॉक्टर्स उनके रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से यही बोलते हैं कि भैया आपका जो पेशेंट है वो हो चुका है ब्रेन डेड, अब इसका ब्रेन कभी भी काम नहीं करेगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, ये इंसान मरेगा ही मरेगा। तो इससे मतलब वो चीज़ तो होनी है, बट एटलीस्ट दूसरों की जानें बच जाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इंसान के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गई, हार्ट भी होता है कभी कभी, है ना, तो जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो हम किसी और को डोनेट कर दें। क्यों? क्योंकि ये इंसान तो जाने ही वाला है, क्योंकि इसका ब्रेन डेड हो चुका है, अब इसका ब्रेन कभी काम नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, ब्रेन ना काम करे तो ना काम करे, जैसे कि कभी कभी लोगों की किडनी भी तो फेल हो जाती है, कि एक किडनी फेल हो गई कोई बात नहीं, ज़िंदगी भर निकाल देंगे अपनी दूसरी किडनी के भरोसे, है ना। तो मैम किडनी भी तो कभी कभी फेल हो जाती है, तो उससे इंसान मरता तो नहीं है, कोई बात नहीं, अगर ब्रेन डेड हो गया तो हो जाए। नहीं बेटा, अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर इंसान जिंदा नहीं बच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़रा सोचो ये कितना ज़रूरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाकी सारे ऑर्गन तो ज़रूरी नहीं है, वो भी हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। तो ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है बेटा, तो जाहिर सी बात है इसके प्रोटेक्शन के लिए बॉडी में कुछ खास इंतज़ाम होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन तो आपको पता ही है ब्रेन की क्या होती है, ठीक है। अब इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखो ये आपने स्कल देखा होगा, स्कल, खोपड़ी, अरे ये सबने देखी होगी ना खोपड़ी, स्कल, मतलब रियल लाइफ में नहीं बट पिक्चर्स में। और हाँ, तुम तो अब 10th में हो, तुम लोग बायोलॉजी लैब अपनी स्कूल की जा सकते हो, ठीक है। तो बायो लैब में जाओ, है ना, आज नहीं तो कल जाना, और वहाँ पर एक स्केलेटन जो है टंगा होगा तुम्हारे बायोलॉजी लैब में, उसको थोड़ा तुम पास में जाकर के, उससे डरना मत, थोड़ा उसके करीब जाना, ठीक है। तुम उसको ऐसा ही स्कल नज़र आएगा, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, दिस इज स्कल। अब स्कल का जो तुमको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, देखो मैं अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो ये वाला पार्ट तुमको नज़र आ रहा है बेटा स्कल का, ये, इसको अपन बोलते हैं क्रेनियम। दिस इज स्कल, और जो तुमको ये जो मैं पार्ट अलग से इसका मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब ये वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा क्रेनियम। क्रेनियम, ठीक है, ये वाले पार्ट को अपन अलग से बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। अब तुम ये स्कल उठाओगे और ऐसे नीचे से झांक करके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा ये बेटा अंदर से खोखला होता है। ये पूरा स्कल है, ये वाला पार्ट हो गया क्रेनियम, ठीक है। और तुम इसकी ऐसी मुंडी, मतलब ये स्कल ऐसे उठा के देखोगे और ऐसे अंदर, ऐसे नीचे नीचे की तरफ ऐसे झांक करके देखोगे, है ना, नीचे से झांकना बेटा, ऊपर से झांकोगे तो ऊपर से दिखेगा नहीं, स्कल को ऐसे ऊपर उठाना और ऐसे नीचे से झांक करके देखना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैम ये जो क्रेनियम है ये अंदर से खोखला है, मतलब अंदर कैविटी है, और उसी कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, क्रेनियल कैविटी। क्या बोल देते हैं, क्रेनियल कैविटी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इसी क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है हमारा ब्रेन। सबको पता है कि ब्रेन यहाँ है, बट एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है, प्रोटेक्शन के लिए बॉडी में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, वो सब भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो वही तुमको मैं बता रही हूँ कि ये तुम्हारा खोपड़ा है, तुम्हारा नहीं मतलब ह्यूमन खोपड़ा, स्कल है, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है क्रेनियम। ऐसे नीचे से झांक के देखोगे तो अंदर से तुमको ये खोखला नजर आएगा, कैविटी नजर आएगी, और उसी कैविटी को अपन क्या बोल देते हैं, क्रेनियल कैविटी। भाई क्रेनियम की कैविटी है ना, तो नाम क्या पड़ गया, क्रेनियल कैविटी। और इसी क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है क्या, अपना ब्रेन। जैसे कि मान लो कि ये क्रेनियम है, ठीक है, मान लो ये क्या है, ऐसे ये क्रेनियम है, ऐसे नीचे से झांक के देखेंगे तो क्या दिखेगा, कैविटी दिखेगी, और इसी कैविटी को अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, और इसी में अपना ब्रेन, ये ब्रेन है, ये ऐसे पाया जाता है। तो ये क्रेनियम, अंदर से कैविटी, क्रेनियल कैविटी, और इसी में पाया जाएगा ब्रेन, ये ब्रेन है ऐसे, ठीक है। चल, तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट, ऐसे लिख देती हूँ, प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए हम बोलते हैं कि इसमें पाई जाती हैं मेनिंजेस, प्रोटेक्शन के लिए
ऐसा बोलो कि 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर प्रेजेंट, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के आजू बाजू बेटा 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पाई जाती हैं और उन्हीं कवरिंग्स को अपन बोलते हैं नोन एज मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस। तुम्हें लोकेशन पता चल गई ना ब्रेन की, कहाँ पाया जा रहा है? क्रेनियल कैविटी के अंदर या क्रेनियल कैविटी में, ठीक है। रही बात उसके प्रोटेक्शन की, तो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स या बोल सकते हो कि कवरिंग्स होती हैं अराउंड ब्रेन, और उन तीनों को मिला करके अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, ये आपका ब्रेन है, यहाँ ऐसे नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, और यहाँ पर अब आपके सामने मैं ड्रॉ करूँगी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग इसकी। एक ये वाली हो गई, एक ये हो गई, रुको, एक ये हो गई, और दूसरी हो जाएगी ये। अब इतना बनाया है तो आ जाओ स्कल भी बना ही देते हैं। ये है बेटा क्रेनियम। कौन से कलर से बनाऊं? चलो, ये है क्रेनियम। अब मैं सब लेबल कर देती हूँ, वरना फिर तुम्हें कंफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। ये ब्रेन है, सबको दिख रहा होगा। ये है बेटा क्रेनियम, जिसकी कैविटी में से ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। ये मैटर बेटा वो केमिस्ट्री वाला, ये तुम्हारे साथ जो मसले होते हैं, मैटर चलते हैं, ये वो वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है ज़रा ध्यान दे देना। मैटर की स्पेलिंग है MATER, ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। जो बीच वाली तुमको दिख रही है, ये ब्लू वाली, इसको अपन बोलते हैं अर्कनॉइड, अर्कनॉइड। और ये जो तुमको येलो वाली दिख रही है सबसे अंदर वाली, इसको अपन बोलते हैं पाया मैटर। मैटर का मतलब यहां पर होता है बेटा मदर, मदर से जो है यहां पर वर्ड आया है मैटर, ठीक है। तो ये क्रेनियम हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये 3 मेनिंजेस, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग बेटा जो ब्रेन के अराउंड होती हैं, उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर तुमको मेनिंजेस दिखा दिए। सबसे बाहर वाली ये जो है बेटा, ये है ड्यूरा मैटर। जो बीच वाली है ये वाली ब्लू वाली, इसको अपन बोलते हैं अर्कनॉइड। और जो सबसे अंदर वाली है इसको अपन बोलते हैं पाया मैटर। अब आप बोलोगे कि मैम देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो पाया मैटर है ये बिल्कुल आपने जो है ब्रेन के बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट में बनाई है। ये देखो ना, ये जो व्हाइट कलर का है बेटा, ये क्या है? ये ब्रेन का सरफेस है, ठीक है। और बिल्कुल इसके कांटेक्ट में जो है मैंने पाया मैटर बनाई है। तो आप बोलोगे मैम इसका मतलब हम ये समझे कि जो पाया मैटर है वो ब्रेन के सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहती है। तो हाँ बिल्कुल, आपको यही समझना है, ठीक है। उसके अलावा आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने सबसे बाहर वाली बनाई है ना ड्यूरा मैटर, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने क्रेनियम से चिपका के बनाई है। तो ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा है भाई। जैसे कि पाया मैटर ब्रेन के सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक वैसे ही बेटा जो ड्यूरा मैटर है वो क्रेनियम के सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। ओके, अब आप बोलो कि मैम इन तीनों लेयर्स के बीच में कुछ स्पेस भी नजर आ रही है। जैसे कि देखो ना, ड्यूरा मैटर और अर्कनॉइड के बीच में स्पेस है, अर्कनॉइड और पाया मैटर के बीच में भी स्पेस है। तो ये स्पेस वाकई में है या आपने बना दी है? तो बेटा वाकई में स्पेस होती है, ठीक है। और ये स्पेस खाली नहीं रहती है, इस स्पेस में फ्लूइड भी भरा होता है। जैसे कि ड्यूरा मैटर और अर्कनॉइड के बीच में फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड? वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ, अर्कनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो तुम्हारे सिलेबस में है, तो वो मैं पढ़ा देती हूं। उस फ्लूइड को बेटा अपन बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल
फ्लूइड, शॉर्ट में CSF भी बोल देते हैं। ये दिख रहा है तुमको? ध्यान देना बेटा, तीनों ही जो मेनिंजेस यहाँ पर मैंने ड्रॉ करी है, इनके बीच में आपस में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में फ्लूइड भरा होता है। ड्यूरामेटर और आर्कनॉइड के बीच में जो स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। तो आर्कनॉइड और जो पाया मैटर है, इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में भरा होता है क्या, CSF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आप बोलोगे कि मैम इस फ्लूइड का काम क्या होता है, क्या ये फ्लूइड जरूरी है? तो हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। देखो बेटा, ऐसा है, जो ब्लड है उसमें तमाम सारी चीजें होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, हाँ, गैसेस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, माइक्रोब्स हो सकते हैं, मतलब पैथोजन वगैरह सब कुछ हो सकता है। मैंने क्या बोला, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ अनवांटेड चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, माइक्रोब्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो सब कुछ जो है ब्रेन तक पहुँचे, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये बेटा खुद ही क्या है, बहुत ही सेंसिटिव सा है। तो सब कुछ इस तक पहुँचे, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हम सब कुछ इस तक नहीं पहुंचाते हैं। कहने का बेटा मतलब ये है कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं यहीं पर अपने CNS में, जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके बनाते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो फ्लूइड किसको दिया जाता है, ब्रेन को दिया जाता है। यानी कि ब्लड सप्लाई एज सच जो है, हम ब्रेन को डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंचा देते हैं कि जा ब्लड ब्रेन में जाके फैल जा, नहीं, क्योंकि कुछ फालतू चीजें भी ब्रेन के पास जा सकती हैं थ्रू ब्लड, ऐसा ना हो इसीलिए कुछ स्पेशलाइज, वो आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम में ना सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं बल्कि कुछ दूसरे टाइप के सेल्स भी होते हैं जो नर्वस सिस्टम का मोर देन 50% हिस्सा बनाते हैं। उनको अपन क्या बोलते थे, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो बेटा कुछ होते हैं सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं एक्चुअली, जो ब्लड को फिल्टर करके बनाते हैं क्या, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और फिर वो फ्लूइड जो है अपन ब्रेन तक पहुंचाते हैं। वो जो फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें ब्रेन का खाना मेनली ग्लूकोज होता है, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि ये नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मॉइस्ट करने का काम करता है, किसी भी तरह के शॉक से बचाएगा। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बेटा, ये हमारे क्या बोलते हैं, ब्रेन के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा हाँ, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्रेन का ही एक्सटेंशन है क्या, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी बेटा आपको ये 3 मेनिंजेस देखने को मिलेंगी। ये मत समझना कि बस ब्रेन की बात है, कौन उसकी चोटी की बात करे, अरे बेटा ब्रेन की चोटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी ये 3 मेनिंजेस की कवरिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ में आया। अच्छा हाँ, इसको याद रखने का तरीका क्या है, डैप, DAP, डैप। D मतलब ड्यूरामेटर, A मतलब अरकनॉइड और P मतलब पायामेटर। तो जैसे अपन सर के ऊपर क्या पहनते हैं, कैप, वैसे ही सर के ऊपर क्या होता है, डैप। याद रहेगा? चल, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मान लो कि आगे जाकर के आप भविष्य में बनते हो, न्यूरोसर्जन बनते हो, ब्रेन की सर्जरी करने वाले डॉक्टर बनते हो, तो ब्रेन तक पहुंचोगे कैसे? तो सबसे पहले मान लो अगर आपको किसी पेशेंट की ब्रेन सर्जरी करनी है तो उसके ब्रेन तक कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले आप उसके सर के बाल हटाओगे, शेव करोगे, फिर ये जो स्कैल्प है, जो स्किन है, आप ये हटाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जो क्रेनियम है, क्रेनियम जो है स्कल का जो पार्ट है ना, ये वाला जिसको अपन क्रेनियम बोलते हैं, वो क्रेनियम जो, बेटा क्रेनियम क्या है, हड्डी तो है ना, तो उसको तुम पहले तोड़ोगे, हड्डी को तोड़ोगे, क्रेनियम को, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो मेनिंजेस है तुम इनको हटाओगे, सबसे पहले ड्यूरामेटर हटाओगे, फिर आर्कनॉइड हटाओगे, फिर पायामेटर हटाओगे, और फिर जाकर के तुम्हें क्या दिखाई देगा, ब्रेन का सरफेस। तो तरीका बता दिया मैंने, बाल हटाना सबसे पहले, फिर इसके बाद में जो ये जो स्कैल्प है, स्किन है, ये हटाओगे, क्रेनियम को तोड़ोगे, फिर इसके बाद में एक के बाद एक मेनिंजेस हटाओगे, और तब जाकर के तुमको मिलेगा ब्रेन का सरफेस, जहां पर तुम्हें सर्जरी करनी होगी। ओके, चलो फिर अब इतना सब कुछ अपन ने पढ़ लिया, अब अपन आगे की बात करते हैं। ब्रेन के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, आ जाओ। तो ब्रेन जो है बेटा, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 3 कंपोनेंट्स में या 3 पार्ट्स में। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन,
और एक होता है हाइंड ब्रेन। मैंने क्या बोला कि ब्रेन के 3 पार्ट्स, या ब्रेन को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसके 3 कंपोनेंट्स बन गए हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, सेरेब्रम जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके अलावा आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। आप बोलोगे कि मैम ये सब याद करना है क्या? ऑफ कोर्स याद करना है, भूलने का या कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। हमारे ब्रेन के बेटा ये 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डाइनसेफेलॉन। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये तीनों पार्ट्स होते हैं किसके? फोर ब्रेन के। ठीक है, मिड ब्रेन के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा के रहूंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, एक पार्ट का नाम होता है क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री, ये एक्स्ट्रा है बेटा, अगर याद रख सको तो रख लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ठीक है, एक पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? क्रूरा सेरेब्री, और दूसरे पार्ट का नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ये एक्स्ट्रा है, ये बोर्ड एग्जाम में लिख करके नहीं आना है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये एक्स्ट्रा है बेटा। ये इसको देखो मैंने अलग से पिंक कलर से जो है ना लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, तुम्हें लिख करके नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ बात करती नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। इसके बाद में आता है हाइंड ब्रेन, मतलब कि ये क्रूरा सेरेब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन का। फिर आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, छींक, डकार, खाने को निगलना, ठीक है, उल्टी करना, सारे सेंटर बेटा किसके पास होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब जितने भी तुम्हारे इनवॉलेंट्री होते हैं ना फंक्शंस बॉडी में, सबके सेंटर कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। बेटा अल्टीमेटली तुम्हारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन ही है ना। तो पूरी बॉडी के जितने भी तमाम सारे सेंटर होते हैं वो कहाँ होंगे? ब्रेन में ही तो होंगे ना। तो छींक, डकार, खाने को निगलना, थूकना, मुंह में सलाइवा आना, सलाइवेशन, उल्टी आना, वॉमिट, सबके सेंटर कहाँ होते हैं? इसी के पास होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉन्स वेरोलाए, पॉन्स वेरोलाए, ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बेटा, ये शायद LLI होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए तुम्हारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के। फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा? सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में ये दोनों आ जाएंगे। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाए। अलग से स्टार मार्क करके इसको क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपन बेटा फोर ब्रेन के साथ। और फोर ब्रेन में भी अपन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सेरिब्रम को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? आ जाओ। तो अब अपन पढ़ते हैं फोर ब्रेन में सेरिब्रम। ये बेटा लार्जेस्ट पार्ट होता है तुम्हारे ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इनफैक्ट ब्रेन का जब तुम कोई भी डायग्राम ऐसा देखते हो, पिक्चर देखते हो, देखो ये वाला भी नहीं, रुको, ये दिख रहा है? ये जो तुमको पूरा दिख रहा है ना बेटा, इसको छोड़ करके, ये वाले अभी इसको छोड़ देना, ये वाले पार्ट को छोड़ देना। ठीक है, ऊपर से जब तुम किसी ह्यूमन ब्रेन को देखते हो तो तुम्हें ऊपर से जो कुछ भी दिखता है बेटा वो पूरा क्या होता है? वो सेरेब्रम ही होता है। मैंने क्या बोला? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जब आप एक ह्यूमन ब्रेन को देखते हो वैसे ऊपर से, तो आपको ऊपर से जो कुछ भी दिख रहा है, ये ना, ये पूरा बेटा क्या है? ये पूरा सेरेब्रम है। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, चलो ये तो मैंने लिख दिया था। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये बना होता है बेटा मेड अप ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस सेरेब्रम के ना 2 पार्ट्स होते हैं। सेरेब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं,
उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। और इन दोनों से ही क्या बनता है, मिलकर के सेरेब्रम बनता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर होगा। तो ऐसे दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं बेटा, जो मिल करके क्या करते हैं, बनाते हैं सेरेब्रम। तो या तो आप ये बोल दो कि इसके दो हिस्से थे जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये बना होता है दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर से, ठीक है। दिखने में ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर पता है कैसे दिखते हैं, वॉलनट जैसे, अखरोट जैसे। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर दिमाग तेज करना है ना, अखरोट खाओ। क्यों, अखरोट का बेटा जब आप वो जो शेल होता है, जो गिरी होती है, जब आप वो निकालते हो तो जैसे आपको दो अखरोट दिखते हैं ना, ठीक वैसे ही बेटा ब्रेन का जो सेरेब्रम है, उसके जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं। आप चाहो तो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पिक्चर तो हम लेके ही आए हैं ताकि आप उसको देखो और फिर समझो। ये देखो, ये यहाँ पर क्योंकि अभी अपन साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर केवल एक ही सेरेब्रम दिख रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा है। कोई ऐसी पिक्चर जहां पर तुमको दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर, हाँ ये देखो, ये बेटा तुमको यहाँ पर ये देखो, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा होगा, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर दिख रहा होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसान के ब्रेन को ऐसे पीछे से देख रहे हैं, पीछे से। तो पीछे से यहाँ पर देखो तुमको ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल अखरोट जैसे होते, जैसे कि उसका शेल तोड़ोगे, गिरी तोड़ोगे तो आपको जैसे दो अखरोट के वो दिखते हैं ना, टू इक्वल हाफ्स, वैसे ही आपको यहाँ पर दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर से जो है, ऊपर से यदि आप सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को देखोगे कहाँ से, साइड ऊपर से, तो ऊपर से बेटा क्या कैसे होते हैं, आपस में सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि देखो, ये हो गया एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये हो गया दूसरा। तो अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे किसी ब्रेन को, किसी इंसान के ब्रेन को, तो ऊपर से आपको क्या देखेगा कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो है आपस में अलग अलग है। लेकिन नीचे से क्या होता है, नीचे से ये दोनों जुड़े रहते हैं, है ना। तो ये मत समझना कि ऊपर से अलग है तो नीचे से भी अलग अलग होंगे, नहीं। ऊपर से देखोगे तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स अलग अलग दिखेंगे, लेकिन नीचे से वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सरफेस है बेटा, आप खुद देख सकते हो, मतलब ये कोई बहुत वो वाली बात नहीं है, आप खुद देख सकते हो कि ब्रेन का जो सरफेस है, हाँ ये देखो, ये हो गया एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये देखो ये हो गया एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और ये हो गया दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर। देखो नीचे से दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से यहाँ पर आपको इनके बीच में एक गैप नजर आता है। ऊपर से ये अलग अलग रहते हैं लेकिन नीचे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इस गैप को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको दोनों अलग अलग दिखेंगे, इनके बीच में एक गहरा गड्ढा सा नजर आएगा, उस फिशर को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। लेकिन हाँ, ये नीचे से बेटा दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है। चल, अब आप देखो, ब्रेन का जो बेटा सरफेस है, बेसिकली जो सेरेब्रम है, उसका जो सरफेस है वो इतना कोई स्मूथ नहीं होता। स्मूथ का मतलब ये नहीं कि पत्थर पड़े रहेंगे, है ना। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं ब्रेन के या सेरेब्रम के सरफेस पे। ये देखो ना, ये कितने सारे फोल्ड्स हैं, बीच बीच में आपको गड्ढे भी नजर आएंगे, है ना, ये फोल्ड्स, ये डिप्रेशंस। तो लिटरली बेटा यहाँ पर हमें ये लिखना होगा कि सेरेब्रम का जो सरफेस होता है ना, सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि वो रफ है। रफ कैसे है, क्योंकि वहां पर फोल्ड्स हैं एंड डिप्रेशंस हैं। अब फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस दोनों के लिए बेटा एक एक नाम होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी डिटेल में। बस इतना समझ लो कि हाँ, सेरेब्रम का जो सरफेस है इट इज़ क्वाइट रफ, या ऐसा लिख लो, रफ भी नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कि सरफेस जो है इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्या है, स्मूथ की तरह स्पेलिंग देख लो क्या लिख दी मैंने, सरफेस इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है। क्यों, क्योंकि सरफेस पर फोल्ड्स हैं एंड डिप्रेशंस। अब आप बोलोगे कि मैम इन फोल्ड्स एंड डिप्रेशन से होता क्या है। ये फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस बेटा सेरेब्रम के सरफेस पर उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जैसे कि अपन ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में
स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में पढ़ा था कि इनर लाइनिंग में क्या होते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विलाय। विलाय क्या कर रहे थे, वहां पर सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे थे। ठीक वैसे ही बेटा सेरेब्रम के सरफेस पर या सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स का जो सरफेस होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता, वहां पर फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस पाए जाते हैं। तो इन फोल्ड्स एंड डिप्रेशन से अल्टीमेटली होता क्या है कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स या सेरेब्रम का जो सरफेस है बेटा वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा न्यूरॉन्स उसमें उतने ही ज़्यादा आएंगे, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे इंसान उतना ही तो बुद्धिमान कहलाएगा ना भाई। अल्टीमेटली तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स अपन किसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को बोलते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में बहुत ही सारे न्यूरॉन्स हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। और इतने सारे न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स का जो ये सरफेस होता है या सेरेब्रम का जो सरफेस होता है इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, और उन बढ़े सरफेस एरिया में, इंक्रीज सरफेस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आकर के एकोमोडेट हो जाएं। तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स, मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, मोर विल बी योर इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात अपन कर लेते हैं। ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर, सेरेब्रल हेमिस्फेयर has 4 lobes। हर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बेटा या हर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में 4 लोब्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं ये वाले सेरेब्रल हेमिस्फेयर की तो यहाँ पर होंगे 4 लोब्स, अगर मैं ये वाले सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करूं तो यहाँ पर भी होंगे 4 लोब्स। तो टोटल मिलाकर के कितने लोब्स हो जाते हैं, 8 लोब्स हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 8, लेकिन हाँ एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से, नाम यहां पर मैं लिख देती हूं। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, और एक होता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, आई बात समझ में। ये 4 लोब्स बेटा पाए जाते हैं एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। तो आप बोलोगे कि मैम आपने कहा था ये वाले सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी 4 लोब्स होते हैं, वो 4 कौन से होते हैं? अरे बेटा यही होते हैं भाई, एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में ये 4 लोब्स, तो दूसरे वाले में भी तो यही 4 लोब्स होंगे ना। यानी कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को मिला करके पूरे सेरेब्रम में यदि देखा जाए तो 2 फ्रंटल लोब्स होते हैं, 2 टेम्पोरल लोब्स होते हैं, 2 पैराइटल लोब्स होते हैं और 2 ऑसिपिटल लोब्स होते हैं। आई बात समझ में? तभी तो मिलाकर के कितने बने, टोटल 8 लोब्स बने। अब ये लोब्स एग्जैक्टली कहां कहां पाए जाएंगे, आ जाओ मैं बताती हूं। देखो इमेजिन करो कि एक लड़की है, आई विश कि आज मैं वैसी चोटी बना करके आती तो आपको मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाती। देखो मान लो कि एक लड़की है और उसने क्या करा है, जैसे अपन पार्टीशन करते हैं ना, पार्टिंग करते हैं, तो यहाँ से मांग निकाल करके पूरी यहाँ तक जो है ना मांग निकाली हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है समझ में आएंगे। तो बेटा ये हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया तुम्हारा दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो कि एक लोब है भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। अब मैं तुमको बेटा एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में जो 4 लोब्स होते हैं ना उनके बारे में बता रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा लोब कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लोब होता है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल लोब। क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, क्योंकि वो फ्रंट में है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ फ्रंट में आ रही है, तो फ्रंट में जो होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब। यहाँ पर जो छोटे बच्चे नहीं ऐसे 2 चोटी अपन बना देते हैं, तो यहाँ पर जो बेटा चोटी बनती है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला कहलाता है क्या? पैराइटल लोब। कान के पास जो होता है उसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब, और जो पीछे जैसे जब लड़कियां बड़ी हो जाती, जब वो स्कूल वगैरह जाने लग जाती हैं, तो यहाँ से जो 2 चोटियां बनती हैं, है ना, तो यहाँ पर जो चोटी बनती है बेटा उस लोब को अपन बोलते हैं ऑसिपिटल लोब।
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रंट में है तो फ्रंटल लोब, कान के पास है तो टेम्पोरल लोब। यहाँ पर जो दो बच्चों को चोटी बना देते हैं, है ना, जिस लोब में चोटी बनाते हैं इस वाले लोब को अपन बोलते हैं पैराइटल लोब। और जो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, जो ऐसे साइड में चोटी बनाने लगती हैं बेटा, तो जिस लोब से चोटी निकलती है उस लोब को अपन बोलते हैं ऑसिपिटल। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की कहानी तुमको समझ में आई। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। आगे के तरफ जो लोब पड़ा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको अपन ने नाम दिया क्या, फ्रंटल लोब, है ना। तो ये फ्रंटल लोब इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, ये वाला इसका। यहाँ पर क्या होते हैं, दो पैराइटल लोब्स। कान के पास क्या होते हैं, टेम्पोरल लोब्स। और यहाँ पीछे क्या होते हैं, दो ऐसे ऐसे, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, ये क्या है, दो ऑसिपिटल लोब्स। आई बात समझ में। चलो अभी जितने भी लोब्स है बेटा, अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैंने क्या बोला, पूरा जो क्या बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो तुम्हारा ब्रेन के पास है ना। तो तुम्हारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसके सारे सेंटर किसके पास है बेटा, इन लोब्स के ही पास है। ठीक है, जैसे कि आ जाओ अपन शुरुआत करते हैं फ्रंटल लोब के साथ। तो फ्रंटल लोब क्या क्या या किस किस चीज में मदद करता है, तो बेटा फ्रंटल लोब्स हेल्प करते हैं आईक्यू में, सोचने में, थिंकिंग में। वो जो तुम बहसबाजी करते हो ना, लॉजिकल रीजनिंग, वो यहीं से कर पाते हो। लॉजिकल रीजनिंग, स्पेलिंग जरा देख लो मेरे रीजनिंग की, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी तुम्हारी क्रिएटिविटी है, जितनी भी तुम्हारी क्रिएटिविटी है वो कहाँ से आती है, कहाँ से कंट्रोल होती है, फ्रंटल लोब से ही होती है। उसके अलावा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तुम्हारे सारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, फ्रंटल लोब्स से ही आते हैं। तो थिंकिंग, जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो याद के लिए अपन क्या करते हैं, अपने फ्रंटल लोब्स को पोक करते हैं ना कि अरे फ्रंटल लोब्स कुछ करो ना। क्यों, क्योंकि फ्रंटल लोब्स ही क्या करते हैं, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग, तुम्हारा आईक्यू मतलब तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं फ्रंटल लोब्स। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो तुम्हारी जितनी भी क्रिएटिविटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, जो तुम बहसबाजी करते हो ना कि मम्मी आपने ऐसा क्यों बोला, है ना, रीजनिंग करते हो कि मम्मी इस बात का जो जवाब है वो ये नहीं, ये होना चाहिए था, ठीक है। जो तुम डिसाइड करते हो चीज़ों को, वो कहाँ से करते हो बेटा, फ्रंटल लोब से ही करते हो। ठीक है, चलो उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब्स की। तो बेटा टेम्पोरल लोब्स कहाँ, जहाँ पर कान होते हैं ना, कान, तो याद रखना कि टेम्पोरल लोब्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर कान होते हैं। तो इनका काम क्या होगा, हेयरिंग में हेल्प करना। तो टेम्पोरल लोब्स क्या करते हैं बेटा, हेयरिंग में हेल्प करते हैं, हेयरिंग में हेल्प करते हैं, सुनने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं ऑसिपिटल लोब्स। फिर आते हैं कौन, ऑसिपिटल लोब्स। ऑसिपिटल लोब्स ये हेल्प करते हैं बेटा विजन में, ठीक है, विजन में एंड कलर परसेप्शन में। जो अपन अलग अलग रंग देख पाते हैं ना, पहली बार जब अपन देख पाते हैं चीज़ों को, फिर जो हम अलग अलग कलर देख पाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, ऑसिपिटल लोब्स की मदद से। आप तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर आंखें होती हैं, है ना, यहाँ पर दो आंखें होती हैं। जैसे कि अगर मैं स्कल तुमको यहाँ पर दिखाऊं, ये तुमको यहाँ पर दो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं बेटा स्कल में, ये आई ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारी दो आंखें पाई जाती हैं। यहाँ पर पीछे होता है क्या, मतलब ये साइड से दिखा रही है इसलिए तुमको यहाँ पर केवल एक ऑसिपिटल लोब दिखेगा, पीछे की तरफ एक और ऑसिपिटल लोब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंखें होती हैं, दोनों आंखों से निकलती है क्या, एक एक ऑप्टिक नर्व। क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व। तो दोनों ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएंगी, जैसे कि ये वाली आंख है, इससे निकली क्या, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, ये ऑसिपिटल लोब में जाएगी, है ना। उस साइड में दूसरा क्या होगा, ऑसिपिटल लोब होगा। तो इस वाली आंख से भी निकलेगी क्या, ऑप्टिक नर्व, वो कहाँ जाएगी, दूसरे वाले वो ऑसिपिटल लोब में जाएगी। ठीक है, तो ऑसिपिटल लोब्स मदद करते हैं देखने में, और आप बोल सकते हो कि कलर परसेप्शन में। नेक्स्ट आते हैं कौन, पैराइटल। पैराइटल पैराइटल लोब्स बेटा क्या करते हैं, 3T and 2P में मदद करते हैं।
3T का मतलब क्या है? टच, टेस्ट एंड टेम्परेचर। कि बॉडी से कुछ गलत कुछ ठंडा टच हो गया तो तुम्हें कैसे फील हुआ कि बॉडी से कुछ ठंडा टच हो गया है? पैराइटल लोब्स में बताया है। तुमने कुछ गर्म बर्तन पकड़ लिया है, कैसे पता चला? तुम्हारे टेम्पोरल लोब तुम्हारे पैराइटल लोब्स में बताया है। तो टच, टेस्ट, टेम्परेचर, ठीक है, कि किसी ने आकर के तुम्हें टच किया तो तुम्हें कैसे पता चलता तुम्हें टच किया है? ये जानकारी किसके पास गई? ये जानकारी गई तुम्हारे पैराइटल लोब्स के पास। उसने बताया कि अरे कुछ टच हुआ है। तो टच, टेस्ट एंड टेम्परेचर कौन बताते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं? पैराइटल लोब्स, ठीक है। 2P का मतलब क्या होता है? पेन एंड प्रेशर। किसी ने तुमको मारा तो तुमको दर्द हुआ, तुमको कैसे पता चला कि तुम्हें दर्द हुआ? पैराइटल लोब्स ने बताया। किसी ने तुम्हारे गाल को पकड़ करके ऐसे ऐसे दबा दिया तो ये प्रेशर लगा तुम्हारे गाल पे, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेशर लग रहा है? पैराइटल लोब्स ने बताया, ठीक है। तो अभी तक बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं देख लो, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। अपन ब्रेन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हमने पढ़ना शुरू किया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम के लिए हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर से बना होता है। ऊपर से देखेंगे तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स सेपरेटेड नजर आएंगे, लेकिन नीचे की तरफ क्या होते हैं? वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स का जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता, काफी सारे फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस होते हैं। इन फोल्ड्स एंड डिप्रेशन से होता क्या है? सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स एकोमोडेट हो पाएंगे, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स एकोमोडेट होंगे इंटेलिजेंस इंसान की उतनी बढ़ेगी। उसके अलावा दोनों ही सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं, या अगर हम एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करें तो हर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो होता है वो 4 लोब्स उसमें पाए जाते हैं, यानी कि टोटल में 8 लोब्स होते हैं। वो कौन से होते हैं लोब्स? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। आई बात समझ में? अब ये लोब्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं? यदि हम बात करेंगे फ्रंटल लोब्स की तो आईक्यू, थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, क्रिएटिविटी तुम्हारी जितनी भी है वो फ्रंटल लोब से ही आती है। तुम्हारी जितने भी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो सब कहाँ से आते हैं? फ्रंटल लोब से आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और उसका सल्यूशन जो है ढूंढना है, तो सल्यूशन कौन निकाल करके देगा? फ्रंटल लोब्स ही निकाल के देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गए फ्रंटल लोब्स, यहाँ पर 2 हो गए पैराइटल लोब्स, यहाँ पर हो गए टेम्पोरल लोब्स, और पीछे यहाँ पर हो गए क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब्स, ठीक है। टेम्पोरल लोब्स सुनने में हेल्प करते हैं, ऑसिपिटल लोब्स विजन और कलर परसेप्शन में हेल्प करते हैं, पैराइटल लोब्स टच, टेस्ट और टेम्परेचर को में हेल्प करते हैं। पेन और प्रेशर का भी जो आप बोल सकते हो कि जो सेंसेशन है वो आपको पैराइटल लोब से ही आता है, ठीक है। तो सेरेब्रम के बारे में बेटा इतना ही। अब अपन बात करते हैं किसकी? ऑल्फैक्टरी लोब्स की। आ जाओ। ऑल्फैक्टरी लोब्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इनका काम होता है स्मेल करने में हेल्प करना। बेटा ऑल्फैक्शन का मतलब ही क्या होता है? स्मेल, ठीक है। तो ये अलग अलग जो खुशबू होती है, जो भी होता है, बेसिकली स्मेल में ये हेल्प करते हैं, स्मेलिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। या ऐसे देख लो, सेंस ऑफ स्मेलिंग में ये हेल्प करते हैं, सूंघने में मदद करेंगे इन शॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा? डाइनसेफेलॉन, है ना। फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? डाइनसेफेलॉन। अच्छा, अब डाइनसेफेलॉन भी बेटा 3 चीजों से मिलके बनता है। आप बोलोगे कि मैम आपका जो क्लासिफिकेशन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। क्या करें बेटा, जितना क्या बोलते हैं तुम्हारे सिलेबस में है उतना तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा ना। तो डाइनसेफेलॉन के बेटा फर्दर आप बोल सकते हो कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं? डाइनसेफेलॉन। कौन से होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स? एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है थैलेमस। एक्चुअली ये 2 होते हैं तो वो प्लूरल हो जाएगा क्या? थैलेमाई। और एक होता है एपीथैलेमस, ठीक है। तो डाइनसेफेलॉन ये 3 चीजों से मिलके बनता है, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस
और थैलेमस, ये दो होते हैं तो वो प्लूरल क्या हो जाएगा, थैलेमाई हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहां पर बताती हूं मैं आपको। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ एक जगह, यहाँ ये तुम्हारा क्या हो गया, ऊपर से सेरेब्रम हो गया। ठीक है, अब ये समझ लो तुम कि अब हम ब्रेन को देख कैसे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ऊपर से तुमको क्या दिखता है, ऊपर से तुमको दिखता है सेरेब्रम। ठीक है, ऊपर से तुमको दिखता है सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी तुमको नहीं दिखते हैं। और यदि हम बात करेंगे डाइनसेफेलॉन की तो बेटा वो तो और ही नजर नहीं आने वाला। आप बोलोगे कि मैम क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल कवर करके रखते हैं डाइनसेफेलॉन को, तो वो तुमको ऊपर से, है ना, ये मत समझना कि मैम नजर आएंगे ही नहीं, इनविजिबल है। इनविजिबल नहीं है बेटा, विजिबल है, मतलब ऊपर से विजिबल नहीं है। ये अगर तुम ह्यूमन ब्रेन को ऐसे ऊपर से देखोगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा, सेरेब्रम देखेगा, डाइनसेफेलॉन नहीं देखेगा। क्यों, क्योंकि वो कवर्ड है बाहर की तरफ से सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। लेकिन हमें तो देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ऐसे हटा देंगे और फिर साइड से हम क्या करेंगे, दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखेंगे। भाई सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऊपर से अलग रहते हैं लेकिन नीचे से तो कनेक्टेड रहते हैं ना। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आपके ऐसे हैं, एक को आप ऐसे हटा दो और दूसरे को आप ऐसे साइड से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो यहाँ पे, यहां पर दो ओवल शेप की बेटा बॉडीज होती हैं, यहां पर दो वैसे ओवल शेप की बॉडीज होती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एज सच दो तो दिख नहीं रही हैं, एक ही दिख रही है। तो बेटा मैंने क्या बोला, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हटा करके अपन दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख रहे हैं, वो भी साइड से, अपन साइड व्यू देख रहे हैं ना, एक तरफ से देख रहे हैं। तो एक तरफ से आपको केवल एक ही ओवल बॉडी दिखेगी। अगर आप घूम करके उस साइड से आके देखोगे, अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको यहाँ पर दूसरी एक और ओवल बॉडी नजर आएगी। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर क्या होती है, दो ओवल शेप की बॉडीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं थैलेमाई। एक ओवल शेप बॉडी जो है उसको अपन बोलेंगे थैलेमस, दो होती है इसलिए अपन को क्या नाम देंगे, थैलेमाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये क्या है, थैलेमस है, ये है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के ऊपर एक और पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं एपीथैलेमस। देखो एपी का मतलब ही क्या होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, जैसे कि डर्मिस, उसके ऊपर एपिडर्मिस। तो थैलेमस के ऊपर क्या है, एपीथैलेमस। सो दिस इज एपीथैलेमस। इसका आपको ज्यादा कुछ एज सच फंक्शन याद करना नहीं है एपीथैलेमस का। इतना समझ लो कि हाँ, वो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना बेटा, उसको बनाने में ये भी हेल्प करता है। ठीक है, बस इतना काफी है। ये है क्या, थैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे क्या होगा, हाइपोथैलेमस। तो बेटा यहां पर होता है आपका हाइपोथैलेमस, दिस विल बी योर हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से बेटा एक स्टॉक के थ्रू एक छोटी सी ग्लैंड भी जुड़ी होती है। मैंने क्या बोला, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इंसान के ब्रेन का एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को थोड़ा सा हटा करके दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अपन ऐसे साइड से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बीच में बिल्कुल दो, आप बोल सकते हो कि ओवल शेप की बॉडीज नजर आएंगी जिनको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमाई, है ना। यहाँ पर एक दिख रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, थैलेमस लिखा है। थैलेमस के ऊपर क्या होता है, एपीथैलेमस, इसका काम क्या होता है, सीएसएफ बनाना। थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। सो दिस इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ बेटा एक स्टॉक के थ्रू छोटी सी ग्लैंड जुड़ी होती है, दिख रही है तुमको, ये स्टॉक दिख रही होगी और ये ग्लैंड दिख रही होगी। इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में भी पढ़ना है इसीलिए थोड़ा सा अभी बता रही हूँ, बेसिक बेसिक। ठीक है, तो ये है क्या बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और जितने भी दुनिया भर के हॉर्मोन्स है ना बेटा, वो सब यही निकाल निकाल करके तुम्हें देने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थैलेमस। थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपीथैलेमस के बारे में बता दिया कि ये सीएसएफ बनाने में हेल्प करता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में तुम्हें पढ़ना है, आ जाओ वो मैं तुमको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो यहां से अब अपन बात करते हैं किसके, फोर ब्रेन
क्या लिख दी पहले स्पेलिंग मैंने, फोर ब्रेन के डाइनसेफेलॉन के ऊपर, ठीक है। डाइनसेफेलॉन में भी हम बात करते हैं बेटा, आ जाओ, थैलेमस की, या थैलेमाई लिख दो क्योंकि दो होता है ना, तो थैलेमाई। ये होता है बेटा एक बढ़िया सा क्या, रिले सेंटर। इट एक्ट्स लाइक अ रिले सेंटर। अब आप बोलोगे कि मैम रिले सेंटर क्या होता है, तुमने वो खेली रिले रेस। रिले रेस में क्या होता है, तुम्हें रेस लगाने तो तुम्हें दौड़ना होता है, ठीक है। तुम एक स्टिक पकड़ करके अपने हाथ में ऐसे ऐसे करके दौड़ते हो, एक पर्टिकुलर स्पॉट आने के बाद तुम रुक जाते हो और उसके बाद में वो जो स्टिक होती है वो तुम अपने दूसरे कोई टीम मेंबर होते हैं तुम उसको देते हो, फिर वो बंदा क्या करता है, तुम्हारी स्टिक लेकर के तुम्हारी जगह वो दौड़ना शुरू करता है, फिर एक स्पॉट पे जाकर के वो भी रुकता है, फिर वो क्या करता है, वो किसी दूसरे इंसान को स्टिक देता है, फिर वो तीसरा इंसान क्या करता है, वो उसकी जगह दौड़ना शुरू करता है और तब जाकर के रेस तुम्हारी खत्म होती है ना। तो रिले रेस आप अकेले नहीं दौड़ते हो, आपके साथ में 2-3 लोग और होते हैं कि थोड़ा आप दौड़ोगे फिर उसके बाद में वो दौड़ेंगे, इस तरीके से रेस आपकी होती है ना। तो रिले रेस में होता क्या है, जो स्टिक आपने पकड़ी होती है वही क्या होती है, एक के बाद एक आगे आगे बढ़ती जाती है। तो बेटा जो अपना थैलेमस है, जो थैलेमाई है, वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही रोल प्ले करता है। एक्चुअली होता क्या है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ऐसे स्टिमुलाई की आप बोल सकते हो कि जो इम्पल्सेस जो हैं, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ आती है, वो सबसे पहले या तो आप तो बस इतना समझ लो कि दुनिया भर की जितनी भी वो हैं सेंसरी इम्पल्सेस है। सेंसरी इम्पल्सेस का मतलब क्या है बेटा, वो इम्पल्सेस जो सेंस ऑर्गन से आ रही हैं, ठीक है, वो इम्पल्सेस जो सेंस ऑर्गन से आ रही है उनको अपन क्या बोलते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस बोलते हैं। तो दुनिया भर की सारी सेंसरी इम्पल्सेस कहाँ आती हैं, सबसे पहले आती हैं थैलेमस में, और फिर थैलेमस क्या करता है, सोच समझ कर कि अच्छा ये तो पेन वाली इम्पल्स लग रही है, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी पैराइटल लोब के पास, है ना। अच्छा ये तो ये वाली इम्पल्स लग रही है, ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी दूसरे लोब के पास, लाइक दैट। तो ये रिले सेंटर की तरह काम करता है कि सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन से जितनी भी दुनिया भर की तमाम जो सेंसरी इम्पल्सेस आ रही हैं, सबसे पहले बोलेगा कि मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं फिर क्या करूंगा, उस इम्पल्स को जो उसका रिस्पेक्टिव लोब है या जो भी जहां पे उसको जाना होगा, मैं वहां भेजूंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर देखो ये थैलेमस हो गया, मतलब दो होते हैं, अभी अपन साइड से देख रहे हैं तो एक ही आपको दिख रहा है। दुनिया भर की सारी जो क्या बोलते हैं सेंसरी इम्पल्सेस हैं, ठीक है, सेंसरी इम्पल्सेस है, वो कहाँ जाएंगी, इसके पास, थैलेमस के पास जाएंगी। दिस इज योर थैलेमस, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, उन इम्पल्सेस को डिफरेंट जो क्या बोलते हैं लोब्स हैं वहां तक पहुंचाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये रहता है मेन कि पहले मुझे बताओ, फिर मैं उन इम्पल्सेस को कहाँ भेजूंगा, उनके रिस्पेक्टिव जहां भी उनको जाना होगा लोब तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो यहां पर अपन इसके लिए भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर यही फील करवाता है। कैसे कि जैसे ही टच की सेंसरी इम्पल्स आई, सबसे पहले वो कहाँ जाएगी, थैलेमस के पास जाएगी, थैलेमस क्या करेगा, उसको भेजेगा पैराइटल लोब के पास। तो अल्टीमेटली आपको फील तो वो देखो पैराइटल लोब ही करवाने वाला है, बट जाएगी किसके थ्रू, ये थैलेमस के थ्रू या थैलेमाई के थ्रू, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि जो थैलेमाई है वो क्या करते हैं, और हाँ ये दो होते हैं बेटा, कोई ये मत बोला कि मैं थैलेमस एक ही होता है, थैलेमस एक नहीं, थैलेमस दो होते हैं। तो प्लूरल क्या बन जाता है, थैलेमाई बन जाता है। तो दो ओवल शेप की बॉडीज होती हैं जिनको अपन बोलते हैं थैलेमाई। ये काम करते हैं एज अ रिले सेंटर। जितनी भी सेंस ऑर्गन से सेंसरी इम्पल्सेस आ रही हैं वो सबसे पहले कहाँ आएंगी, थैलेमाई के पास ही आएंगे, और फिर वहाँ से रिस्पेक्टिव जो लोब्स हैं वहाँ तक पहुँचेंगी, ठीक है। चल फिर इसके बाद में बेटा हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस तो बेटा गजब ही है, मतलब इसका न्यूरल रोल भी होता है और इसका एंडोक्राइन वाला रोल भी होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में इसका क्या रोल है वो अपन बाद में देखेंगे जब अपन वो सिस्टम पढ़ेंगे। न्यूरल रोल क्या होता है इसका वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि ये काम करता है थर्मोस्टेट की तरह।
थर्मोस्टेट का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको स्टैटिक रखने में हेल्प करता है। मतलब कि हम सबको पता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा कभी भी तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर हुआ तो हम बोलते हैं कि देखो हमको बुखार आ गया, है ना। इर्रिस्पेक्टिव बाहर कोई भी टेम्परेचर चल रहा हो, चाहे तुम लद्दाख में हो, चाहे तुम कश्मीर में हो, चाहे तुम मैं तो कहती हूँ तुम वहाँ चले जाओ, एंटार्क्टिका चले जाओ, चाहे तुम दुनिया की किसी हॉटेस्ट स्पॉट में चले जाओ, बाहर का टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना का उतना रहता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये स्टैटिक रखता है, सेम रखता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये होता है ये होता है ये स्वेटिंग करवाता है। जैसे अपन बोलते पसीना आ रहा है तो पसीना कैसे आता है, ये करवाता है हाइपोथैलेमस। तो स्वेटिंग का सेंटर इसके पास होता है, ठीक है, स्वेटिंग का सेंटर इसके पास होता है। उसके अलावा इसके पास थर्स्ट सेंटर भी होता है, थर्स्ट सेंटर भी होता है। तुमको प्यास लग रही, तुम्हें किसने बताया है, तुम्हारे हाइपोथैलेमस ने बताया है, ठीक है। इसके पास हंगर सेंटर भी होता है। तुमको भूख लग रही है, किसने बताया है, हाइपोथैलेमस ने बताया है। यही तुम्हें क्या बोलते हैं, सिग्नल देता है, तब तुम्हें पता चलता है कि आई भूख लगी है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें भूख लगी, तुमने खाना खाया, कितना खाना खाओगे कि बस खाते ही जाओगे क्या, नहीं, एक हद के बाद तुम रुक जाओगे। क्यों? तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो वो जो सटाइटी सेंटर होता है बेटा, वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है। मतलब तुम्हें भूख लगी है, ये तुमको बताया तुम्हारे हाइपोथैलेमस ने, तुमने खाना खाया, तुम्हारा पेट भर गया, अब बस कर दो, मत और खाओ, ये भी तुम्हें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सटाइटी सेंटर भी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट होता है, बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। स्वेटिंग सेंटर इसके पास है, ये पसीना निकलवाता है। थर्स्ट सेंटर इसके पास है, ये तुम्हें प्यास लगवाता है, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें पानी पीना है। भूख यही लगवाएगा, और पेट भर गया है ये भी तुम्हें कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस ही बताएगा, ठीक है। तो ये बेटा अब जाकर के होता है क्या, अपना फोर ब्रेन कंप्लीट। आप बोलोगे कि मैम फोर ब्रेन में बहुत टाइम लग गया, बस बेटा इसी में टाइम लगा है, बाकी तो ये दोनों 5-5 मिनट के टॉपिक है, ठीक है, घबराना नहीं है। आ जाओ अब इसके बाद में, आज तो फिर भी पता है तुम्हें मैं बहुत कम पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज तो मैं ज़्यादा पढ़ाती थी। पिछले अगर तुम बैच के बच्चों से पूछोगे ना तो वो बोलेंगे कि मैम ने तो हमें ज़्यादा पढ़ाया था। वो इसलिए बेटा क्योंकि अब वही ना कि तुम लोग की डिमांड रहती थी कि नहीं मैम कम पढ़ना है, तो कम करके भी मैं बहुत कम नहीं करने वाली हूँ। एनसीईआरटी तो कवर करूँगी, और जितना बाहर जाना चाहिए एनसीईआरटी के उतना तो मैं जा करके ही रहूँगी, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, मिड ब्रेन की। क्या मिड ब्रेन तुमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? वही वाली बात है ना, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है तुमको सबसे बाहर वही दिखते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स क्या करते हैं, जैसे कि डाइनसेफ्लॉन को कवर करके रखा था, वैसे मिड ब्रेन को भी क्या करते हैं, ये थोड़ा बहुत कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्रूरा सेरेब्री, इसके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना है। दूसरा होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब देखो ऐसा है बेटा, क्वाड्री मतलब होता है 4, कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, ऐसे याद करो। क्वाड्री वर्ड कहां से आया है, 4 से, क्वाड्री का मतलब ही होता है 4, कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी। तो मिड ब्रेन में तुमको 4 ओवल शेप की बॉडीज नजर आती हैं। मिड ब्रेन में तुमको ऐसे 4 ओवल शेप की बॉडीज नजर आती हैं। ऊपर की थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं, नीचे की 2 थोड़ी छोटी होती हैं। इनको अपन बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये एक्स्ट्रा है, मैंने पहले ही बता दिया था कि मिड ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस ना याद कर लो। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में देखो बेटा, यहाँ पर जो है तुमको मिड ब्रेन में 4 ओवल शेप की बॉडीज नजर आती है। इनको मिला करके अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऊपर की जो 2 होती हैं इनको अपन बोलते हैं सुपीरियर, मतलब जितने भी तुमको ये जो 4 ओवल शेप की बॉडीज दिख रही हैं इनको अपन बोलते हैं कॉलिक्यूलाए। एक बॉडी को बोलेंगे कॉलिक्यूलस, प्लूरल क्या बन जाएगा, कॉलिक्यूलाए। तो ऊपर की जो 2 हैं इनको अपन बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाए, सुपीरियर कॉलिक्यूलाए, और जो नीचे की 2 हैं इनको अपन बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाए,
ठीक है, तो ये हो गई सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे की दो हो गई इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये करती क्या है बेटा, ये तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई करते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल, ठीक है, और जो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है ये करते हैं तुम्हारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल। अब आप बोलोगे कि मैम ये रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन तुम्हारे सिलेबस में है, कमिंग लेक्चर्स में हम रिफ्लेक्स एक्शन ही पढ़ेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में बता देती हूँ बेटा, रिफ्लेक्स एक्शंस एक्चुअली एक तरीके के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म बिना सोचे समझे करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ आकर के बैठ गया है, मैं एग्जैक्टली देखूंगी भी नहीं, ठीक है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं है, लेकिन क्या होगा, वो मेरा रिफ्लेक्सेशन होगा कि मैं अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे ऐसे करूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ पे क्या बैठा, सपोज मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कोई आकर के, कोई मच्छर आ गया, कोई मक्खी आ गई, और मुझे फील हो गया कि यार हाथ में कुछ है। हो सकता है कि कभी कभी अपने बाल ही टच हो जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, मतलब डर के कारण क्या करते हैं, ऐसे अपने हाथ को ऐसे हटाते हैं ताकि जो भी है वो उड़ जाए। हमें नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली वहां पर क्या है, हमने देखा नहीं होता है, ध्यान हमारा कहीं और होता है, लेकिन जैसे ही कुछ फील हुआ कि अरे कुछ है तो देखेंगे, बाद में पहले हाथ झटकाएंगे ताकि जो भी है वहां से हट जाए। ये होता है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। कि अगर तुम्हारा हाथ कभी किसी बर्तन पे टच हो गया, तुम सोचोगे नहीं कि यार गरम बर्तन पे टच हो गया, मैं क्या करूं, हटा नहीं, तुम तुरंत वहां से हटाओगे बिना सोचे समझे। तो तुम्हारे एक्शंस निकल के आते हैं बेटा, उन्हीं को अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो विजुअल रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है कि तुम्हारे सामने से जो है एक गाड़ी निकल करके गई है, ठीक है, तो तुम उसको देखोगे ना, तुम्हें किसी ने नहीं कहा था उसको देखने के लिए और तुम्हारा कोई मन भी नहीं था देखने का, लेकिन क्योंकि वो तुम्हारे सामने से निकल के गई है, वो तो तुम्हारा वो क्या हो गया, एक विजन रिफ्लेक्स हो गया, अपने आप वो चीज हो गई। किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा तो तुम्हारी मुंडी अपने आप क्या होगी, वहां मुड़ेगी। क्यों? ये तुम्हारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स हो गया कि भाई तुम्हारा नाम पुकारा है किसी ने, या खिड़की के बाहर कोई पटाखा फूटा है तो तुम उसको देखोगे कि नहीं देखोगे? क्यों? क्योंकि तुमने सुना और तुम्हारी बॉडी ने स्पॉन्टेनियसली सिचुएशन पे क्या रिएक्ट किया, अपने आप तुम्हारी मुंडी वहां पे मुड़ी। तुम्हें किसी ने बुलाया, तुम तुरंत कहां देखोगे, वहां देखोगे। क्यों? वो तुम्हारा ऑडिटरी रिफ्लेक्स है कि कोई भी आवाज तुम्हारे कान में पड़ी, तुमने उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, और वो बहुत स्पॉन्टेनियस था, बहुत ही क्विक था, अपने आप हो गया। दैट इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड विजुअल रिफ्लेक्स ऑल्सो। तो जो ऊपर के जो दो होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ये करते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूं दोनों की। यहां देखो, ये अपन ने सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स देखे थे अपने, ठीक है। अब ऐसा समझो कि अपन एक इंसान के ब्रेन को पीछे से देख रहे हैं, तो जब आप पीछे से देखोगे तो यहां देखा, यहां पर आपको दो ओवल शेप की बॉडीज दिखाई देंगी। ये हो गई एक, ये हो गई दो, नीचे दो और छोटी छोटी मिलेंगी, ये हो गई चार। मिली? आप एक इंसान के ब्रेन को बेटा से पीछे से देखोगे तो आपको यहां पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नजर आएगा। ये दो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। थोड़े नीचे की तरफ, अंदर की तरफ देखो, यहां पर आपको ये दो दिख रही है। ये अब क्योंकि वो पार्शियली कवर्ड है सेरेब्रल हेमिस्फीयर से तो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बट थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा, ठीक है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और नीचे भी यहाँ पर होती हैं दो। तो ये हो गई कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, चार ओवल शेप की बॉडीज। ऊपर की दो को अपन बोलेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे की दो को अपन क्या बोलेंगे, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। आई बात समझ में? बस ये एक्स्ट्रा था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक्चुअली एक्स्ट्रा भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आगे इस चैप्टर जब अपन रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम बोलते हैं कि भाई वैसे जो डिसीजन मेकिंग है
वो अल्टीमेटली ब्रेन ही करता है। लेकिन कुछ कुछ एक्शंस के कुछ कुछ स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में क्विक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस चाहिए होते हैं, तो उसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो उन एक्शंस को अपन क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस बोल देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद में एनसीईआरटी सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस की भी बात करती है कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, यानी कि जहां पर ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन जो है जनरेट करता है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है वो मैंने आपको बता दिया, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, जो कहां पड़ते हैं, मिड ब्रेन में। ठीक है, तो इतना भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि जितना बाहर जाना जरूरी है उतना तो मैं जाकर के ही रहूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक है, चलो, तो पैराइटल, टेम्पोरल, ये सारे लोब्स हो गए अपने। अब अपन आ जाते हैं कहां, मिड ब्रेन हो गया बेटा। ठीक है, बात करते करते अपना, अरे मिड ब्रेन तो हो गया, पर वो वाली स्लाइड कहाँ चली गई? ये थोड़ा सा जो है, चलो ठीक है। अब अपन आ जाओ, बात करते हैं किसकी, हाइंड ब्रेन की। ठीक है, कहाँ थे अपन, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया। अब फटाक से अपन बात कर लेते हैं किसकी, हाइंड ब्रेन की। आ जाओ, हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोलाए। ठीक है, चलो, ये पूरा सिलेबस में है तो ये तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। आ जाओ, हाइंड ब्रेन, ये दिखता है क्या ऊपर से, हाँ ये दिखता है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर इनको कवर नहीं कर पाते हैं, मतलब हाइंड ब्रेन को वो कवर नहीं कर पाता है कई हद तक। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर किसकी, सेरिबेलम की। बेटा ये सेरिबेलम है, ठीक है ना, सेरिब्रम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज सेरिबेलम एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब इसका मेन काम क्या होता है बेटा, ये करता है तुम्हारे पोस्चर को मेंटेन, उसके अलावा ये मदद करता है तुमको बैलेंसिंग में भी। जैसे कि तुम चल पा रहे हो, जब बच्चा छोटा होता है, बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है उसको चलना आता नहीं है, उसको बैलेंस करना नहीं आता है। धीरे धीरे बच्चे को अपन चलना सिखाते हैं, वॉकर लाके देते हैं या हाथ पकड़ करके से चलाते हैं, है ना। तो बैलेंसिंग बेटा इतना आसान नहीं होता। एक बार अगर इंसान चलना सीख जाए उसके बाद में ये मत समझना कि वो मस्त जो है ना बैलेंसिंग करना आ गई, नहीं। अब सपोज जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, ट्राई साइकिल चलाते हो, फिर तुमको मम्मी पापा बड़ी साइकिल ला के देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी क्या होते हैं, दो सपोर्टर लटके होते हैं। फिर क्या होता है, धीरे से एक सपोर्टर हटा जाता है। फिर क्या होता है, जब तुम प्रॉपर बैलेंसिंग सीख जाते हो तो तुम्हारा दूसरा सपोर्टर भी हटा दिया जाता है। तो साइकिलिंग करने में, चलने में, ठीक है ना, कुछ राइड करने में, स्विमिंग करने में जो एक बैलेंस बॉडी में चाहिए होता है बेटा, वो कौन लेकर के आता है, सेरिबेलम। यानी कि सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंसिंग में हेल्प करता है, चलने के टाइम पे, वॉक करने के टाइम पे, राइडिंग के टाइम पे, साइकिलिंग के टाइम पे। ठीक है, रही बात पोस्चर मेंटेन करने की, तो आप बोलोगे कि मैम पोस्चर मेंटेन करने में सेरिबेलम का क्या हाथ हो सकता है, क्यों मैम, पोस्चर के लिए तो हमारी हड्डियां होनी चाहिए, हमारी मसल्स होनी चाहिए। सही बात है बेटा, हड्डियां तो फिर भी रिजिड होती हैं, तुम्हारी मसल्स तो इतनी रिजिड नहीं होती है ना तुम्हारी। अब सपोज जैसे मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ, मैं कैसे खड़ी हूँ, क्योंकि जो मेरे पैरों की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, जिनके कारण मैं आपको ऐसी खड़ी दिख रही हूँ और मेरा आपको मेरी बॉडी का प्रॉपर पोस्चर नजर आ रहा है। अब तुम्हारी जो या मेरे जो पाँव की मसल्स हैं उनको किसने ये मैसेज भेजा है कि तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्टेड रहना है। भाई देखो बेटा, बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए बोन्स एंड मसल्स दोनों चाहिए होती हैं। तो बोन्स चलो फिर भी रिजिड है, उनका कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, लेकिन मसल्स को, मेरे पैरों की मसल्स को कैसे पता है कि अभी हमें कॉन्ट्रैक्टेड रहना है ताकि मैम खड़ी रहें, क्योंकि जो मेरा सेरिबेलम है बेटा वो सिग्नल भेज रहा है मेरे पैरों की मसल्स को टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, ताकि मैं खड़ी रहूं और मेरा एक पोस्चर आपको यहाँ पर वेरी सॉरी नजर आए।
आई बात समझ में? तो सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है बेटा हमारे ब्रेन का, इसका भी सरफेस रफी होता है, अभी मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी। ये दो बहुत ही जरूरी चीजें करता है क्या, एक तो पोस्चर मेंटेन करेगा, ठीक है, उसके अलावा बैलेंसिंग एंड मतलब बॉडी को बैलेंस करने में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अरे एक वर्ड होता है यार वो याद नहीं आ रहा है, बहुत ही जो ध्यान से काम करने वाले जो होते हैं ना, जैसे कि सुई में धागा डालना है, तो वो वाले काम भी जो है उसमें सेरिबेलम ही हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी बना होता है दो स्फेयर्स, जैसे कि सेरेब्रम बना होता है दो स्फेयर से, हेमिस्फेयर से, है ना, उसको अपन क्या बोलते थे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यहाँ पर जो सेरिबेलम है बेटा, ये भी दो हेमिस्फेयर से मिलकर बनता है, जिनको अपन बोलते हैं सेरिबेलर हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर बेटा अलग होते हैं, वो सेरिब्रम बनाते हैं। सेरिबेलर हेमिस्फेयर अलग हैं, वो सेरिबेलम बनाते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू हेमिस्फेयर्स कॉल्ड सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स, और इनका भी सरफेस कैसा होता है बेटा, रफी होता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूं सो दैट एक क्लैरिटी आपको मिले। ये देखो, ये दिख रहा है, ये है बेटा सेरिबेलम, ये दिख रहा है, ये दिखता है, ऊपर से भी दिखता है ना, मिड ब्रेन और क्या बोलते हैं उसको, डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन फिर भी थोड़ा बहुत नीचे से दिख जाता है ना। डाइनसेफेलॉन तो बेटा ऊपर से कतई नहीं दिखेगा, मिड ब्रेन फिर भी थोड़ा सा ऐसे पीछे से दिख जाता है, ठीक है। ये जो है हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, ये तो बराबर दिखता है, ठीक है। दिस इज सेरिबेलम, सरफेस रफ है और दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर से बना होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, सेरिबेलम के बारे में हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, एंड दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करती है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगी। इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो बॉडी में चल रहे हैं वो यही कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि इसके पास बेटा कार्डियक सेंटर होता है, इसके पास कार्डियक सेंटर होता है, तुम्हारे दिल की धड़कनें मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना। कभी कभी जब बेटा दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कभी कभी कम भी हो जाती है, तो हार्ट रेट बढ़ना, हार्ट रेट कम होना कौन करवाएगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्डियक सेंटर होता है। उसके अलावा इसके पास ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। बीपी भी, ब्लड प्रेशर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, तो उससे क्या होता है, बीपी ऊपर नीचे होता है। तो बीपी भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऐसे लिख देती हूँ। उसके अलावा कौन कौन से सेंटर्स होते हैं इसके पास, सेंटर्स ऑफ स्वालोइंग, निगलना या उल्टी करना बोले तो वॉमिट सेंटर इसी के पास होता है। स्नीजिंग, छींक देना, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हो, सलाइवेशन, मुंह में पानी आ गया बेटा, सलाइवेशन कौन लेकर के आता है, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ स्वलोइंग, वॉमिट, और आप बोल सकते हो कि स्नीजिंग, सलाइवेशन, ये सारे सेंटर किसके पास होता है, मेडुला ऑब्लोंग, मतलब जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं बॉडी में वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब एक लास्ट रह गया है पॉन्स वेरोलाए, वेरोलाए। तो इसके लिए बस इतना समझ लो कि इसके पास होता है ब्रीदिंग सेंटर। आप बोलोगे कि मैम इसमें भी, तो मेनली बेटा क्या होता है, ब्रीदिंग को का जो रेट है, जो ब्रीदिंग रेट है, उसको कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स वेरोलाई ही करता है। कुछ हद तक मेडुला ऑब्लोंगेटा भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करेगा, लेकिन मेन कौन करता है ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल, पॉन्स वेरोलाई, क्योंकि उसके पास होता है ब्रीदिंग सेंटर। तो
सांसें कभी बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, ब्रीदिंग रेट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, किसकी वजह से? पॉन्स वेरोलाई की वजह से। आई बात समझ में बेटा? तो कुछ इस तरीके से ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब कुछ नहीं है, हो गया बस। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया। अब क्या करते हैं? रीडिंग लगाते हैं। आ जाओ फटाफट से अपन एक बार सब चीज़ों को रीड कर लेते हैं बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये कहाँ लाया करता है? बॉडी के मिड डॉर्सल पार्ट में अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी लाया करता है ये, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की यदि हम बात करें, वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो बेटा स्कल में जो क्रेनियल कैविटी होती है वहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। क्रेनियम को, अच्छा क्रेनियम को अपन बेटा ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ब्रेन को जो है मैकेनिकल इंजरी से बचाती हैं, ठीक है, ये अपन ने देख ही लिया है। ब्रेन सॉफ्ट है, वाइटिश ऑर्गन है, 1.2 to 1.4 kg का इसका वजन होता है। फिर उसके बाद में इसमें 100 बिलियन के करीब क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, जो कि उनकी प्रोडक्शन का काम करेंगे। कौन सी होती है मेनिंजेस? अपन ने देख ही लिया है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो भी अपन ने देख लिया है, जो शॉक अब्जॉर्प्शन वगैरह का काम करेगा, ठीक है। ब्रेन के ये 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड डाइनसेफेलॉन। सेरेब्रल हेमिस्फीयर लार्जेस्ट, अगर हम बात करेंगे सेरेब्रम की, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बनता है ये, ऊपर से अलग अलग रहेंगे लेकिन अलग से नीचे से जुड़े रहेंगे। द सरफेस जो होता है वो काफ़ी फोल्डेड होता है टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ये वाला पॉइंट आप चाहो तो हटा सकते हो, छोड़ देना, ठीक है। ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं बेटा? ये लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। ये सब अलग अलग चीज़ें जो है बेटा कंट्रोल करते हैं। क्या क्या कंट्रोल? जैसे कि अगर हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की, स्पीच, मेंटल एक्टिविटी, जैसे कि वही IQ हो गया, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ कहाँ से आता है? फ्रंटल लोब ही कंट्रोल करते हैं। टेम्पोरल जो है ना बेसिकली सुनने में हेल्प करते हैं, ऑसिपिटल देखने में, कलर परसेप्शन में, पैराइटल क्या करते हैं? टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। डाइनसेफेलॉन की यदि हम बात करें तो वही थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो थर्स्ट, हंगर, सटाइटी सेंटर होता है, स्वेटिंग करवाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एपिथैलेमस क्या करता है? रूफ बनाता है डाइनसेफेलॉन की, और इसको तो तुम छोड़ ही दो। और हाँ, हाइपोथैलेमस क्या करता है? डाइनसेफेलॉन का फ्लोर बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो, ये है आपका थैलेमस, ठीक है, ये है, अलग कलर से बनाती हूँ, ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, और ये आ गई क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आगे बढ़े। ऑल्फैक्टरी लोब्स बेटा सूंघने में हेल्प करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। फिर उसके बाद में मिड ब्रेन में आप बोल सकते हो कि छोटा सा होता है ये, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में हम बोलते हैं कि सेरेबेलम है, पॉन्स वेरोलाई है, और आप बोल सकते हो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिबेलर हेमिस्फीयर से बना होता है। 2 पोस्चर, इक्विलिब्रियम और मसल टोन को जो है ये मेंटेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हार्ट रेट ये कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग मूवमेंट्स ये करेगा, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन ये करवाएगा। सो स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग सबके सेंटर क्या होते हैं? इसी के पास होते हैं। ओके तो कुछ इस तरीके से बेटा देखो, ये हो गया आपका, जैसे अगर मैं ब्रेन का डायग्राम अगर आपको दिखाऊं, ये तो ये हो गया क्या आपका? सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ पर आपका ये मिड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन के ही कंटिन्यूएशन में ये हो गया क्या? पॉन्स वेरोलाई, और ये हो गया क्या? मतलब ये हो गया आपका पॉन्स वेरोलाई, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही कंटिन्यूएशन में क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड आप बोल सकते हो कुछ नहीं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है,
45 सेंटीमीटर करीब लंबी होती है ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही कंटिन्यूएशन में निकलती है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स अप टू द अर्ली पार्ट ऑफ लंबर रीजन। देखो ये दिख रही है आपको, ब्रेन दिख रहा है और इसी का एक्सटेंशन क्या है, ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा की कंटिन्यूएशन में निकलती है, ठीक है ना। इट देन एक्सटेंड्स टू द एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। इंटरनली द स्पाइनल कॉर्ड पोजेसेस अ नैरो फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या होती है, 3 मेनिंजेस होती हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखो होता क्या है, जैसे कि ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम है, ये सब है, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है बेटा, हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती ना, वर्टिब्रल कॉलम, ये देखो अपनी ये होती ना रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, ये बेटा वर्टिब्रल कॉलम बनी होती है, अपनी रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है 26 छोटी छोटी हड्डियों से, जिन्हें हम बोलते हैं 26 वर्टिब्री। मैंने क्या बोला, हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम बनी होती है 26 छोटी छोटी हड्डियों से, जिनको अपन बोलते हैं वर्टिब्री। इन 26 वर्टिब्री के बीच में बेटा एक कैनाल होती है, ठीक है, और उसी कैनाल के थ्रू क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। देखो जैसे कि आपको दिख रही है, ये है क्या, एक वर्टिब्री, ठीक है, एक छोटी हड्डी है, इसमें आपको ये बीच में यहाँ पर एक छोटी सी कैनाल दिख रही होगी, ये वाली, इस कैनाल से क्या होता है, इस कैनाल से ये स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। इसके नीचे आपको एक और छोटी ये वर्टिब्री दिख रही होगी, इसमें भी आपको ये कैनाल दिख रही होगी, इस कैनाल से क्या होगा, ये जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड है ये पास करेगी। मतलब कि ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि क्रेनियम है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम होती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम बनी होती है 26 वर्टिब्रे से, और उन 26 वर्टिब्री के अंदर की तरफ आप बोल सकते हो कि छोटी छोटी कैविटी होती है, और उन्हीं कैविटी के थ्रू क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। जैसे कि सपोज ये एक वर्टिब्री है, इसमें आपको अंदर कैविटी मिलेगी, तो इस कैविटी से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी। नीचे एक और वर्टिब्री होगी, उसमें भी आपको कैविटी मिलेगी, उससे भी क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे पास करेगी। तो ऐसे 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 करके वर्टिब्री क्या करती हैं, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में इट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, जिसको अपन बोलते हैं लाइक ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी मेनिंजेस होती हैं, और ये 2 इंपॉर्टेंट काम करती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, इट कंडक्ट सेंसरी मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब इसका मतलब क्या, ये आपको तब समझ में आएगा जब अपन रिफ्लेक्स एक्शंस की बात करेंगे। तो बेटा आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज अपन ने अपना नर्वस सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में, थोड़ी बहुत बात मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और पढ़ा दूंगी। आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।